एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने टोटल 3 चैप्टर्स को फिनिश किया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस सर्विस। ओके, तो बिजनेस सर्विस के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे। अब बेसिकली सर्विसेज होता क्या है, जहां से कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो मरीन लाइक ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, बैंक, ये सारी चीजों के थ्रू कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो बिजनेस के कौन कौन से सर्विसेज होते हैं और उनके अंदर क्या चीजें होती है, इन सारी चीजों को हम लोग डीप में पढ़ेंगे, लेकिन 2 पार्ट में। ठीक है, तो आज का सेशन लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज। सो सर्विस आर इंटेंजिबल इन नेचर। सर्विस क्या होता है, हमेशा इंटेंजिबल बाय नेचर। इंटेंजिबल का मतलब क्या, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी, बट आप सर्विस को फील करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, तो ये सर्विस जो मैं आपको दे रही हूँ, ये इसको आप देख तो नहीं सकते, बट आप इससे सीख सकते हैं, फील कर सकते हैं दैट आई एम टीचिंग यू। ठीक है, सो दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट और नॉट स्टॉक। और आप सर्विसेज को ना ही मैन्युफैक्चर करके रख सकते हो, ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और ना ही काफी टाइम तक स्टॉक करके रख सकते हो। जैसे भी मैं वाइल कंपैरिजन ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं, तो गुड्स को आप काफी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, फिर आप उसे ट्रांसपोर्ट करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन यहाँ पे ना ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, ना ही ट्रांसपोर्ट होता है, और ना ही उसे स्टोर किया जाता है या स्टॉक किया जाता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो business service cannot store for a future use, hence they are produced and consumed simultaneously. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और साइड में ही अगर ये वीडियो जब मैं पब्लिश करूंगी तो आप इसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो मैंने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया, मतलब सर्विस को प्रोड्यूस किया और आपने कंज्यूम किया। तो जैसे आप क्लासरूम में हो, आपकी क्लासरूम में आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, आपने तुरंत पढ़ा और खत्म। ऐसा नहीं कि मैं फ्यूचर के लिए पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। तो जो सर्विसेज होती है, जैसे डॉक्टर आपका ऑपरेशन तभी करेगा जब आपको कोई लाइक डिसीज जो है वो फाइंड आउट होगी। तो जब सर्विस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, तभी क्या होता है, साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो जाता है। ओके, सो बात करते हैं आगे। बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस। बिजनेस सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रही है राइट नाउ, और वो इंटेंजिबल बाय नेचर होती है, हेट्रोजीनियस होती है, इनसेपरेबल होती है, इनकंसिस्टेंट होती है, पेरिशेबल इन नेचर एंड रिक्वायर कस्टमर पार्टिसिपेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज मीनिंग। मीनिंग की हम बात करते हैं। समटाइम्स सर्विसेज आर डिफरेंट टू आइडेंटिफाई बिकॉज कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो हम आइडेंटिफाई इजिली नहीं कर पाते। तो वो कौन कौन सी होती है और क्यों होती है, चलो देखते हैं। बिकॉज दे आर एसोसिएटेड, गुड्स के साथ वो क्या होती है, अटैच्ड होने की वजह से वी कैन नॉट identify easily. So no need transfer of possession or ownership takes place when services are sold, and they cannot be stored for transport service of instantly perishable. They came into existence at the time they are bought and consumed. सिंपल सी बात जो स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में बताई गई है कि जो सर्विसेज होती हैं वो इमीडिएटली बॉट की जाती है और कंज्यूम की जाती है। अब आप पार्लर में जाओ, वो भी आपको एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है। आपने फेशियल परचेज किया, इमीडिएटली आपके फेस पे फेशियल अप्लाई हो गया है ना, आपने कंज्यूम कर लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे ना ही से स्टोर किया जाता है, ना ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इंस्टेंटली क्या हो जाता है, उसका यूज हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा, बैंकिंग है, कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन है, फिर इंश्योरेंस है, फिर टेलीकॉम है। ये सारे टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। डेफिनेशन की बात करते हैं तो फिलिप कॉटलर ने कहा है कि अ सर्विस इज एन एक्ट परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल। मतलब सर्विस एक ऐसी सर्विस है जहां पे परफॉर्मेंस के बेस पे एक पार्टी क्या करती है, ऑफर करती है अनदर, लेकिन वो कौन से फॉर्म में होता है, वो इंटेंजिबल फॉर्म में होता है, एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। लेकिन उसकी ओनरशिप किसी पे नहीं होती है, एंड इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड
फिजिकल प्रोडक्ट। मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यू कैन फील ओनली, यू कैन नॉट टच, है ना, आपका फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो सकता है, तो यू कैन टच, यू कैन फील ओनली द सर्विस। तो इस फिलिप कॉटलर ने कहा है कि सर्विस एक ऐसी सर्विस है वो जो परफॉर्मेंस के रूप में एक्ट करती है, जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करती है, लेकिन वो सर्विस इंटेंजिबल बाय नेचर होती है, जहाँ पे ओनरशिप तो नहीं होती, बट वो प्रोडक्शन होता है और इंस्टेंट उसका कंजम्पशन हो जाता है, एंड यहाँ पे फिजिकल कंडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट किसी भी तरीके का नहीं होता है। यानी कि जैसे आपने टीवी खरीदा और टीवी आप घर पे लेके आए, तो वहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की, तो ये कहते हैं एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, तो इसे हम कहते हैं सर्विसेज। सो अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो सर्विसेज के सबसे पहला फीचर है जो हमने काफी टाइम रिपीटेडली बोला, इंटेंजिबल। वो हमेशा इंटेंजिबल बाय नेचर होता है, इट नॉट हैव अ फिजिकल प्रोडक्ट but you cannot touch or see. A service can be experienced by buyer or the receiver. मतलब ये चीज वही, मतलब जो खरीदेगा वो फील कर सकता है, जो रिसीव करेगा वो फील कर सकता है। एंड सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म एंड देयरफॉर दे आर इंटेंजिबल बाय नेचर। उनका कोई सर्विसेज का कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे आर इंटेंजिबल बाय नेचर। ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेट लाइक गुड्स। अब इंटेंजिबल बाय नेचर की वजह से आप सर्विसेज को दिखा नहीं सकते, जैसे कि गुड्स के लिए आप कपड़ा खरीदने गए, आपको 4-5 वैरायटी आपके सामने रख दी जाएगी, जिससे आप क्या करते हो, चूज करते हो, सिलेक्ट करते हो, पर सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है, दे कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेट द सर्विसेज जैसे गुड्स के लिए की जाती है। सो देयरफॉर सर्विसेज प्रोवाइडर मस्ट create goods impact on the customer by delivering quality service on time। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कोई कमोडिटी ऐसी होती है जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, या कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे टाइम टू टाइम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो सर्विसेज कैसी है उसकी वो डिपेंड करता है उसके काम पे, है ना, तो वो किस तरीके से सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा आता है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी क्यों है? बिकॉज this is a unique characteristic of service is that the service and the service provider cannot be separated। एक बायर होता है, एक परचेस करने वाला होता है, सॉरी, एक बायर होता है, एक सेल करने वाला होता है, तो दोनों में इनसेपरेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि the presence of service provider is there at a time of delivering service to the customer। जब सर्विस प्रोवाइड की जाती है दैट टाइप पॉइंट ऑफ टाइम, जो सर्विस प्रोवाइडर की का जो प्रेजेंस होता है वो वहां पे एस्टैब्लिश होता है, और इस केस में क्या होता है, सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम, इसलिए इनसेपरेबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इनकंसिस्टेंसी, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थोड़ा टाइम पहले। इनकंसिस्टेंसी क्यों? क्योंकि ये हेट्रोजेनियस बाय नेचर होता है, एंड देयर कैन बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता है कि ये हाई लेवल का, ये लो लेवल का है। एंड इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर remain the same, the quality of service may differ from time to time। For example, same restaurant can give different experience to different person। जैसे कि अगर कोई ऐसा बंदा आ गया है आपके यहाँ पे जो काफी नोन है, मतलब लोग पब्लिकली उसे जानते हैं, उसका एस्टैब्लिशमेंट काफी ज्यादा है, तो उस टाइम पे ऐसा होगा कि उसके लिए जो सर्विस होगी वो डिफरेंट होगी रेस्टोरेंट वालों के लिए। क्यों? क्योंकि उनसे उनके रेस्टोरेंट को फेम मिलेगा, लोग जानेंगे ज्यादा। बट एक नॉर्मल सा अननोन पर्सन चाहता है जो एकदम सिंपल सादा है, तो उसके लिए नॉर्मल सर्विस ही होगी, जो सर्विस वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इफ कोई लाइक सेलिब्रिटी है, क्या कोई सोशल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वो चला जाता है, तो उनके लिए उनकी क्या होती है, डिफरेंट फैसिलिटी रहती है ना, तो इसलिए इसे इनकॉन्सिस्टेंसीज कहा जाता है। नेक्स्ट इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी इसलिए है, द प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन इज ऑफ सर्विस आर इन सेपरेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विस इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये inseparable होता है। and being intangible transaction there can never be an inventory services, unlike goods they cannot be stored for future sale। Example, the vacant seat of morning's flight of an airline cannot utilize in afternoon flight at the same airline।
अब ट्रेन का भी वैसा ही है, ट्रेन में आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जो ट्रेन होती है वो ट्रेन ऐसा नहीं है कि लाइक अभी 10 सीट बाकी है तो हम क्या करेंगे आफ्टरनून में उसका यूज कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। जो एक टाइम पे जा रही है वो उसी टाइम पे उसकी यूजेबिलिटी हो जाएगी, वो उसका यूज फ्यूचर कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, देखो सर्विस ट्रांसफर भी नहीं की जाती है। अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर, द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर। तो सर्विस जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है। एग्जाम्पल, अ कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन द होटलियर। आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होटल बुक कर सकते हो, लेकिन होटल की जो ओनरशिप है वो मेन ओनर की ही रहेगी, आपकी नहीं होने वाली। सो इसे कहा जाता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। लास्ट आता है कस्टमर पार्टिसिपेशन। तो कस्टमर पार्टिसिपेशन से यहाँ पे क्या समझा जा सकता है, दैट फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। देखो इसलिए क्यों यहाँ पे पार्टिसिपेशन बोला है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। अब मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन कोई देखेगा ही नहीं, तो मेरे वीडियो बनाने का कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर मैं वीडियो बना रही हूँ और लोग वॉच कर रहे हैं तो ये जो है वो मतलब इसकी जो यूजिबिलिटी वो बढ़ जाएगी, लोगों तक पहुंचेगा, लोग शेयर करेंगे। एंड विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड, बिना पार्टिसिपेशन के सर्विसेज ऑफर नहीं की जाती है। सो द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विसेज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर एंड वाइस वर्सा। सो अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट टू ऑफर अ सर्विस। नेक्स्ट आता है बिजनेस सर्विस कितने टाइप्स के होते हैं और बिजनेस सर्विस क्या होता है उसको समझते हैं। इसके पहले हमने जो भी चीजें पढ़ी वो सर्विस के बारे में पढ़ी। तो बिजनेस सर्विस क्या होता है, बिजनेस सर्विस कैन नॉट बी ऑपरेट इन आइसोलेटेड मैनर, इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो। एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं या बहुत सारे क्राइटेरिया होती है जिससे बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, एक सिंगल बंदा वो चीज नहीं कर सकता है। सो बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमसली। और टाइप्स ऑफ बैंकिंग की बात मतलब बिजनेस सर्विस की बात करते हैं। पहला है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसफर, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, इससे बहुत सारे हैं जो बिजनेस सर्विस में आते हैं, बट यहाँ पे हम मेनली 5 को पढ़ने वाले हैं। फाइंड एंड विजिट डिफरेंट बिजनेस सर्विस सेंटर इन योर एरिया, जिससे आपका खुद का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंकिंग की। ओके, तो बैंकिंग क्या है, जहां से हमें ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए पैसा सेव कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लोन ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम बैंक के थ्रू करते हैं। सो द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज banco, which means bench. In earlier days, money lender used to display coin of different currency in a big heaps or batches or table purpose of lending or exchange. तो ये जो वर्ड यूज किया गया है ये फ्रेंच वर्ड है जो बहुत टाइम पहले यूज किया जा रहा था बैंक के फॉर्म में। मीनिंग की बात करते हैं, बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील with deposits and advances and other related services. A bank provides services related to money or financial requirement of customer. अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो विद ऑप्शन आपको 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। विद ऑप्शन आपको 24 मार्क्स के लिए इसी चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और विदाउट ऑप्शन जो है आपको 20 मार्क्स का आएगा। तो ये चैप्टर ना रट के जाइए, पढ़ के जाइए, घोल के पी के जाइए, क्योंकि अगर आपने सपोज कहीं से आपको कुछ क्वेश्चन नहीं याद है तो एटलीस्ट एक चैप्टर तो आपका एकदम से अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। So bank provides various services related to the money, financial requirement of a customer. As per the Indian Banking Regulating Act 1949, banking company means any company which transact the business of banking in India, and the word banking has been defined as accepting the purpose of lending, investment of deposit of money from the public, repayable on demand, otherwise and withdrawal by check, ड्राफ्ट एंड अदरवाइज। सिंपल से मतलब है बैंकिंग, द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहती है बैंक वो होता है जो क्या करता है, पहले तो ट्रांजैक्शन करता है, प्लस
मनी को एक्सेप्ट करता है फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, ऑफ डिपॉजिट ऑफ फ्रॉम अ पर्सन, प्लस अगर उसे रिपे करना होता है तो डिमांड के बेसिस पे भी करता है, अदरवाइज विड्रॉल के लिए आप चेक से निकाल सकते हैं, ड्राफ्ट से निकाल सकते हैं, और अदरवाइज चाहे आप एटीएम बोलो, अभी तो यूपीआई भी आ गया है, तो आप किसी भी वे से पैसे को अपने विड्रॉ कर सकते हो। टाइप्स ऑफ बैंक है यहाँ पे, पहला है सेंट्रल बैंक, दूसरा है कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और डेवलपमेंट बैंक। और यहाँ पे एक्सचेंज बैंक, रूरल रीजनल बैंक, सेविंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक और स्पेशलाइज्ड बैंक। तो ये सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। सेंट्रल बैंक वो बैंक है जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारी सेंट्रल बैंक, ये अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को चलाती है, एंड इसकी ओन ये एक तरीके की सेंट्रल बैंक है। इसे 1935 में स्टैब्लिश किया गया था, पहले तो 34 में ही आ गया था, लेकिन 1935 में कंप्लीटली स्टैब्लिश हुआ। इसके कुछ फंक्शंस है, या आरबीआई ये इस तरीके से फॉलो करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, करेंसीज को इशू करती है, एक बैंकर की तरह, बैंकर गवर्नमेंट बैंक की तरह एक्ट करती है, और बैंकों की भी बैंक है, जैसे कमर्शियल बैंक जो हुए सारे बैंकों की भी बैंक है। दूसरा है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक है जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, ना कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है बट ऑब्वियस है, लेकिन प्रॉफिट कमाना उनका मेन ये होता है। तो कमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सो कमर्शियल बैंक परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन सच एज प्राइमरी फंक्शन, तो उसमें क्या करते हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी। एंड सेकेंडरी फंक्शन क्या है, एजेंसीज फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन। फिर कमर्शियल बैंक जो बैंक है वो डिवाइड इनटू 3 ग्रुप है। पहला पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट बैंक के अंदर आती है, यहाँ पे देखिए जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे कुछ ऐसे बैंक है जो प्राइवेट ग्रुप में डिवाइड, जैसे एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है। इनका मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा पैसे को कलेक्ट मतलब कमाना। और जब गवर्नमेंट बैंक की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समहाउ कंसेशन पब्लिक को मिल जाता है। नेक्स्ट थर्ड है फॉरेन बैंक आर those bank which are established outside India but these bank have branches in India like Citibank, HSBC, Standard Chartered। ये सारी बैंक ऐसे है जो फॉरेन बैंक है लेकिन इंडिया में भी स्टैब्लिश हुई है, लेकिन कमर्शियल पर्पज से। थर्ड आता है कोऑपरेटिव बैंक। सो इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, regulated under the बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन, और ये कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर जो सेमी अर्बन एरिया होती है वहां पर ज्यादा पॉपुलर होती है, लोग ज्यादा जानते हैं। एंड द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू व्हाट, प्रोवाइड क्रेडिट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। जो गरीब लोग होते हैं ना उनको लोन प्रोवाइड कराती है कम इंटरेस्ट रेट पे। और जनरली कोऑपरेटिव बैंक वर्क एट डिफरेंटली, 3 तरीके पे काम करती है। पहला प्राइमरी बेसिस पे, जहाँ पे जो गांव बेसिस पे काम करता है, विलेज ग्राउंड बेसिस पे काम करता है। डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है बैंक, और स्टेट लेवल पे, तो ये स्टेट लेवल पे सर्विस प्रोवाइड कराती है। और इनके अंदर भी प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर थर्ड या इस पे आती है। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें 11th की इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीजें बताई गई हैं। These are financial institutions that provide medium and long term fund to business firm. Example of development bank are Industrial Finance Corporation, that is IFCL. State, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल, ये सब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। पहला IFCI, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और बहुत सारी है। तो इनका मेन किस तरीके से फंक्शन करती है, पहला प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड कराती है जिससे एक्सपांशन हो सके, मॉडर्नाइजेशन आ सके। फिर सेकंड है अंडर राइटिंग इशू को शेयर को इशू करती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को।
फिर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को परचेस करती है। फिफ्थ इज एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक कौन सी है? Exchange bank as well as large commercial bank facilitate foreign exchange transaction। अब ये क्या करती है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए काम करती है। एग्जाम्पल बैंक आर बार्बे बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, सब फंक्शंस आर लाइक इस तरीके से, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के बाहर कुछ ट्रेड कर रहे हो तो उस बेसिस पे ये क्या करती है? काम करती है। सो फाइनेंशियल फॉरेन ट्रांजैक्शन को देखती है, प्लस इशू लेटर क्रेडिट को इशू करती है, डिस्काउंट ऑफ बिल को इशू करती है, रेमिटेंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स को इशू करती है। तो ये इसकी क्या है? मेन फंक्शंस है। नेक्स्ट आता है रीजनल रूरल बैंक। ये रीजनल रूरल बैंक कहाँ पर पाई जाती है? पहली बार तो सबसे पहले इसको 1975 में स्टैब्लिश किया गया था और ये एक स्पॉन्सर्ड बैंक है जहां पर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो आरआरबी का सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन था और स्टेट गवर्नमेंट का 15 और बैंकों ने स्पॉन्सर्ड किया था 35%। तो ये जाके बैंक बने 1975 में। अब इनका मेन ये क्या था कि आरआरबी मोबिलाइज डिपॉजिट प्राइमरी फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में ही करती है और जहाँ पे वो लोन्स एंड एडवांस को प्रोवाइड कराती है। कौन कौन से फार्मर्स को? स्मॉल, मार्जिनल और एग्रीकल्चर लेबर और रूरल जो आर्टिशियन होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट आता है सेविंग बैंक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज एनकरेज सेविंग ऑफ द पीपल। इसका मेन मोटिव था कि लोग जो है अपने पैसे को फ्यूचर कंजम्पशन पर्पस के लिए सेव करें, स्पेशली जो रूरल एरियाज होती है वहां पे। लाइक एग्जांपल सच बैंक इंक्लूड्स पोस्टल सेविंग बैंक, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। देखो क्या है कि जो सेविंग हैबिट होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देती है। ओके तो मतलब सेविंग हैबिट को बढ़ाने के लिए सेविंग बैंक को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इन्वेस्टमेंट बैंक है नेक्स्ट। These banks provide financial and advisory assistance to their customer and their clients generally include business firms and government organizations. So investment bank facilitate mergers। अब इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है? मर्जर्स करती है, एक्विजिशन। मर्जर का मतलब क्या होता है? दो कंपनी जब आपस में साथ में मिलकर काम करती है उसे मर्जर कहते हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे कंपनी को अपने लिए खरीद लेते हो या पैसे देकर खरीद लेते हो, उसे एक्विजिशन कहते हैं। बाय रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग advice of investment decision. Generally investment bank do not directly deal with the general public, तो डायरेक्टली वो डील नहीं करती है। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड बैंक कौन सी होती है? दीज बैंक कैटर टू द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट फॉर बिजनेस स्पेसिफिक एरिया। जो स्पेसिफिक बिजनेस एरिया होता है वहां पे स्पेशलाइज्ड बैंक काम करती है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए बैंक काम करती है। स्पेशलाइज्ड बैंक के अंदर फर्स्ट पॉइंट है दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंड फंक्शन द principle of financial institution coordinating working institution engage in financial export and import of goods and services. Next small industrial development. तो second point है under the specialized bank yes तो Siddhi small industrial development bank of India Siddhi set up in 2nd April 1990 under the act of Indian Parliament Act और इनका मेन क्या था? प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना इज द मेन मोटिव ऑफ सिद्धि। सो नेक्स्ट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको नाबार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये बैंक स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं उनके लिए काम करती है या फिर जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिए काम करती है और ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों लोन प्रोवाइड कराती है रीजनल रूरल बैंक के। एंड इनका मेन कंसर्न होता है प्लानिंग पॉलिसी एंड ऑपरेशन रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर द अदर रूरल एक्टिविटीज। तो इनका मेन मोटिव होता है जो रूरल एरियाज या एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड कराना। सो नेक्स्ट आता है न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ पे न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग में अगर हम बात करें सबसे पहला आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक
को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक आर द टाइप ऑफ niche bank in India. These are banks which with a small finance license provide banking basic banking services acceptance and deposit. वो छोटी छोटी बैंक्स जो बेसिकली फाइनेंस को बढ़ावा देती है, जैसे कि उनका मेन पर्पस होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लेंडिंग करना, है ना। एंड द एम, इनका एम, इसके पीछे का क्या है, दीज बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी नॉट बीइंग सर्व बाय अदर बैंक। वो लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है जो लोगों को बैंक से स्पेशली सर्विस प्रोवाइड नहीं होती है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब जिनको बैंक अभी कैसा है कि बड़ी बड़ी बैंक के ना एक अलग अलग क्राइटेरिया से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आईसीआईसीआई में लोन लेने जाते हो तो आपका एक ये क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके पास इतना डिपॉजिट होना चाहिए, आपका इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए। वाइल आप आरबीआई में जाते हो तो वो अलग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाते हो तो उसका क्राइटेरिया अलग है। लेकिन जब आप स्मॉल सेक्टर बैंक में जाते हो तो आपको इतना क्राइटेरिया नहीं देखना पड़ता है और जनरली आपको वो लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करा देते हैं। तो उनका मेन मोटिव होता है यहाँ पे कि लोगों को एटलीस्ट जो ये सेक्टर के लोग हैं उनको लोन एटलीस्ट मिल सके उनके काम के लिए। तो इनका मेन मोटिव होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड कराना, वो लोग जिनको बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कराती। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Okay, so existing non-banking financial company, microfinance institution, local area bank can apply become a small finance bank. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस बैंक को स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक को अप्लाई कर सकते हैं। These bank can provide promoted either by individual, corporate, trust और सोसाइटीज। तो मतलब ज्यादातर इन ऐसे बैंक्स को या तो इंडिविजुअल लोग प्रमोट करते हैं या कॉर्पोरेट या फिर ट्रस्ट या फिर सोसाइटीज के जो लोग होते हैं वो उन्हें क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। They are established as public limited company in a private under the Company Act 2013 and they are governed by provision of Reserve Bank of India 1934। गवर्नमेंट से भी ऑथोराइज है। They are no territorial restriction for this bank। यहाँ पे किसी भी तरीके का restriction नहीं है regarding territory and they was set up with the twin objective। दो objective है इनका। पहला objective क्या है, provide saving and unreserved under reserve section of the population। अब वो लोग जो पहली बात तो गरीब है, पढ़े लिखे नहीं है, जिनको बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, जो इस चीजों को अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, उनके लिए ये बैंक स्पेशली काम करती है। दूसरा, सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल मार्जिनल फार्मर, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड बैंक। तो ये क्रेडिट मतलब पैसा लोन पे देते हैं बिजनेस यूनिट को, स्मॉल फार्मर्स को, मार्जिनल फार्मर्स को, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज लोग या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को। नेक्स्ट आता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट आता है प्राइवेट बैंक, सॉरी पेमेंट बैंक। तो पेमेंट बैंक क्या है, इट इज अ न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग, इट इज conceptualized by Reserve Bank of India। The main aim इनका क्या है, is to offer financial service to small businesses, low income people and it is like any other bank can carry the most of bank functions like a remittance service, mobile bank, ATM cards, net banking। जैसे अदर बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उसी तरीके से ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, बट ये क्या अलाउ नहीं करते हैं, इशू ऑफ लोन्स, क्रेडिट एंड कार्ड्स, यानी क्रेडिट कार्ड्स और लोन अलाउड नहीं करते हैं। सिमिलरली इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट अप टू, डिमांड डिपॉजिट कितने तक ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, 1 लाख तक। एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक is the example of active payment bank of the to this data। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो इनका 2 फंक्शन है। पहला है प्राइमरी लेवल पे एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट और लोन्स एंड एडवांस को ग्रांट करना। दूसरा क्या है,
एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन, कुछ भी हम डीप में पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। तो इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? पहले तो जो डिपॉजिट्स है उसको एक्सेप्ट करना, जैसे कि टाइम डिपॉजिट है और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? जहां पे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए पैसे को डिपॉजिट किया जाता है, जैसे 5 साल 10 साल ऐसे। और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जब कस्टमर डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे डिपॉजिट दिया जाता है। टाइम देखो इसमें डिफरेंशिएट भी किया गया। टाइम डिपॉजिट क्या है? जब टाइम डिपॉजिट आर कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट बिकॉज दे आर रिपेड टू द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डिसाइडेड टाइम। 5 साल के बाद खत्म हुआ टाइम, आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए, 5 साल के लिए आपने पैसा भरा था, आपका पैसा ऑटोमेटिकली बैंक आपको मैसेज करेगी कि आप आके यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट भी यही सेम काइंड ऑफ होता है, जहाँ पे एक लमसम अमाउंट बैंक क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। और लेकिन ये जब पैसा आपको वापस दिया जाता है तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है। जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपने पैसा डिपॉजिट किया था उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको ये पैसा रीपे किया जाता है। So normally withdrawal of amount is not permitted before maturity date, and however depositor can withdraw amount before maturity, which bank will reduce the interest rate for example for amount of deposit of account. सिंपल से मतलब है यहाँ पे कि जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो ना, तो आपने अगर 10 लाख भी रखा है, आपको जब भी चाहिए तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जब आप फिक्स डिपॉजिट की बात करते हो, तो अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, आपने बीच में उसको छोड़ा, तो आपको उसका उतना बेनिफिट मिल नहीं पाता है। ओके, नेक्स्ट आता है रिकरिंग डिपॉजिट। पहला था फिक्स डिपॉजिट, अब आता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये दोनों आता है टाइम डिपॉजिट के अंदर। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? जहां पे एक सैलरी पर्सन होता है, बिजनेसमैन होता है, जो रेगुलर बेसिस पे पैसे को क्या करता है? विड्रॉ करता रहता है रेगुलर टाइम पे। मतलब हर महीने उसकी सैलरी आएगी और हर महीने वो क्या करेगा? हर महीने वो पैसा विड्रॉ करता रहता है। अ सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द करंट into the account every month। मतलब वो हर महीने पैसा डिपॉजिट करता है और हर महीने पैसा विड्रॉ भी करता है as per their need। So withdrawal of accumulated amount along with interest is paid after the maturity date and rate of interest is higher which is similar to fixed deposit account। मतलब ये kind of fixed deposit के जैसा ही होता है। अब आते हैं डिमांड डिपॉजिट पे। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट इज रिपेड टू द कस्टमर वेन एवर द डिमांड। जब भी उनको चाहिए होगा, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया, जब भी उनको चाहिए होगा वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, चाहे वो चेक से हो, एटीएम से हो, ऑनलाइन ट्रांसफर हो, उसके हिसाब से वो पैसा डिमांड कर सकता है, निकाल सकता है। उसमें सबसे पहला आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसका होता है? पहली बात तो जिनकी फिक्स्ड इनकम होती है, जो रेगुलर बेसिस पे अर्न करते हैं, या जो सैलरी बेस पे होते हैं, या फिर वेजेस के बेस पे होते हैं। The main aim of this deposit account is to encourage habit of saving। इनका मेन ये होता है कि लोगों की जो सेविंग की हैबिट है वो कंटिन्यू होती रहे। और इनका बहुत सारे से यहाँ पे और भी चीजें दी हुई है। These deposit account are meant for the purpose of maximum saving, ज़्यादा सेविंग हो, प्लस देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल लिमिट। देखो आप 1 लाख से ज्यादा दिन में आप विड्रॉ नहीं कर सकते। या 30,000 की आरबीआई हर साल क्या करती है? इसकी लिमिट डिसाइड करती है 30,000 40,000 एक दिन में आप विड्रॉ कर सकते हो। दीज अकाउंट कैरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ऑन देयर अकाउंट। पासबुक फैसिलिटी भी देते हैं, बैंक बैलेंस का भी आपको मैसेज आता है, अकाउंट स्टेटमेंट का भी मैसेज आपको ये लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो बेसिकली सारी चीजें यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। For saving account holder, some banks provide separate facility of flexible deposit. And this facility combine the advantage of saving account and दोनों के लिए प्रोवाइड की जाती है। This is not separate deposit account. It is a type of saving bank account or current deposit account with special features of benefit. Next आता है हमारा यहाँ पे करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट तो पहली बात तो जो बिजनेसमैन होते हैं वही ओपन करते हैं, या जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, उनका ही करंट अकाउंट बैंक में होता है, जिनका रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है। और इन दिस अकाउंट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई डिपॉजिट या विड्रॉल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑल्सो।
Overdraft facility is available for this account, और for the current account bank provides statement of account every month. नेक्स्ट आता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांस, तो यहाँ पे लोन्स को देती भी है, एडवांसेस भी देती है, जैसे बैंक लोन्स एंड एडवांस टू बिजनेस फर्म एंड अदर हु आर नीड टू द बैंक फंड। द लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 1 साल हो गया, एडवांसेस भी शॉर्ट कम से कम 4 महीना और ज्यादा से ज्यादा 1 साल। तो ये कैश क्रेडिट के बेसिस पे भी दी जाती है, ओवरड्राफ्ट के बेसिस पे भी दी जाती है और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बेसिस पे भी दी जाती है। इसके अंदर आता है लोन। अब लोन क्या है, जहाँ पे आप एक इंसान या एक बिजनेसमैन लोन क्या करता है, कमर्शियल बैंक से लेता है। तो ये कितने टाइप ऑफ होता है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है 1 साल के अंदर, मीडियम टर्म 1 साल से 5 साल, लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा। एडवांसेस की अगर हम बात करें तो एडवांसेस आर स्मॉल टर्म फंड प्रोवाइड टू अ बिजनेसमैन उनकी डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। उसमें भी 3 टाइप है। पहला है कैश क्रेडिट। The cash credit advance are provided to current account and saving account holder, and it provide working capital for longer period of time as well. Interest rate is higher on CC, जैसे सीसी पे अगर आप सीसी लेते हो या कैश क्रेडिट लेते हो तो वहां पे इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हाई होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, इट इज अ फैसिलिटी इज ऑफर्ड टू करंट अकाउंट। तो ये जो फैसिलिटी होती है ना वो जनरली करंट अकाउंट के लोगों को ही ऑफर की जाती है टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द पीरियड कैन वरी फ्रॉम 50 to 60 days एंड इंटरेस्ट चार्ज अमाउंट इज विड्रॉन। नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर द ओवरड्राफ्ट। जो भी चीजें होगी वो एंटायर आपके करंट अकाउंट में ही शो करेगी। तो ये टेम्पररी अरेंजमेंट होता है शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट ऑफ बिल, एंड इट इज द ड्रॉवर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और बेनिफिशियर कैन डिस्काउंट द बिल ऑफ बैंक एंड ऑब्टेन द एडवांसेस। अगर ओवर ड्यू होता है या ऑन द डेट होता है तो बैंक उसके अमाउंट को रिकवर करती है। सेकेंडरी फंक्शन में आता है एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। ये हमने जो भी चीजें देखी वो हमने प्राइमरी फंक्शन देखा। अब सेकेंडरी फंक्शन में 2 फंक्शंस है, पहला है एजेंसी फंक्शन, दूसरा है यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या है, कमर्शियल बैंक एक्ट एज ए एजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लाइंट। तो ये क्या होता है, एक तरीके का एजेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है अपने क्लाइंट को और अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तो इसमें टोटल 5 टाइप्स है, देखते हैं। पहला है पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट। तो हर टाइम पे जैसे आपने बैंक से लोन लिया अपना घर खरीदने के लिए, तो हर महीने आपके बैंक से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। अब वो इंटरेस्ट के साथ भी रहता है, जैसे बिल्स हो गया, प्रीमियम्स हो गया, रेंट हो गया। तो ये इनका मेन एम होता है कि पीरियोडिकली कलेक्शन करना और पेमेंट भी करना। तो कमर्शियल बैंक कलेक्ट सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड एनी अदर इनकम जो पीरियोडिकली बेसिस पे मिलती है, जैसे कि टैक्सेस है, बिल्स है, प्रीमियम्स है और रेंट्स है, जो कस्टमर को इंस्ट्रक्शन अर्लियर बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, लार्ज कमर्शियल बैंक अंडरटेक टू परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज सच एज शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर एंड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट दिस हैंडलिंग द सिक्योरिटीज इज नोन एज पोर्टफोलियो। मतलब अकाउंट मतलब जो क्लाइंट होता है उनके बेसिस पे वो सारी चीजें मैनेज करते हैं, उसे ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है। ड्यू टू दिस फैसिलिटी मोर क्लाइंट आर ऑप्टिंग फॉर सच सर्विसेज कमर्शियल बैंक। फंड ट्रांसफर, ये आप सबको पता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच फंड को ट्रांसफर किया जाता है। डीमैटेरियलाइजेशन, so bank provide dematerialization facility on to their clients to the hold their securities in a इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट जैसे अभी जीपे हो गया है, फोन पे हो गया है या इंटरनेट बैंकिंग हो गया, जिसके थ्रू आप लोग पैसा अपना कलेक्ट करके या फिर सिक्योरिटीज को साइड में रखते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट इट अंडरटेक द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर इन केस ऑफ परचेज और सेल। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में भी इसका यूज होता है, जहाँ पे फॉरेक्स में डील करना होता है, चाहे दूसरे कंट्री से, तो चाहे फॉरेक्स को परचेस करना हो चाहे वो सेल करना हो, तो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का इसमें यूज होता है। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी में क्या आता है, सबसे पहले
ड्राफ्ट और चेक्स को इश्यू करती है बैंक। दूसरा, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तीसरा, प्रोजेक्ट को रिपोर्ट करती है क्लाइंट के बिहाफ पे। गिफ्ट चेक्स, तो बैंक गिफ्ट चेक्स एंड गोल्ड कॉइन टू अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर एज वेल। जैसे कि द गिफ्ट चेक कॉइन कैन बी यूज बाय क्लाइंट्स फॉर द पर्पज ऑफ गिफ्टिंग ऑन ओकेजन लाइक वेडिंग और बर्थडे। नेक्स्ट आता है अंडरराइटिंग सर्विसेज। सो अ कमर्शियल बैंक में underwrite the issue of securities issued by a company. So if the share was not successfully subscribed, the underwriting bank agreed to take up unsubscribed portion of the security. लास्ट आता है गोल्ड रिलेटेड सर्विस। जो भी गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज होती है, जैसे कि some banks also provide advisory to their customer in terms of gold funds or gold ETF. तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम ई बैंकिंग सर्विस से स्टार्ट करेंगे और भी बैंकिंग के सर्विसेज को देखेंगे। तो ये सारी डिटेल हमने देखी कि बैंक कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं पार्ट, जैसे कि मुझे लग रहा है ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको हम शायद इसका 3 पार्ट में भी कर सकते हैं। चलिए हम एंड करते हैं और मिलेंगे पार्ट 2। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए, स्टडी कंटिन्यू रखिए अपनी, और क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। थैंक यू सो मच।